नाउ, हाँ, अब इसमें क्या है कि हमने इसमें ये किया है कि पावर हमको दी गई थी, तो मैंने उसे किलोवाट में चेंज कर लिया। और हियर it was given as time, so the time was given and in converted into, just a minute, so the time, एक दिन में इतना अगर रेफ्रिजरेटर चलता है तो 30 डेज में कितना चलेगा, 240 आवर्स। तो ये पावर है, ये टाइम है, आपको कुछ नहीं करना है। अभी ऊपर फार्मूला लिखा है कि पी इंटू टी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो पावर को किलोवाट में रख दो 0.4, और टाइम को आवर में रख दो। बड़े आसानी से आ गया कि कितनी एनर्जी कन्वर्ट हुई। क्या ये 98 किलोवाट आवर 98 यूनिट हुआ क्या? क्योंकि ये, ओके ओके, 96 है, सो इट इज़ 96 यूनिट्स हो गया। क्योंकि जो भी हमारी कॉमर्शियल यूनिट है, तो जनरल बोलचाल की भाषा में अगर किलो वाट आवर कह दो तो लोग बोल ही ना पाए किलो वाट आवर, और यूनिट सब बोल लेंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने यूनिट नाम रखा है इसका। क्योंकि एक किसान बोल नहीं पाएगा, उससे कहो कि किलो वाट आवर बोलो तो वो बोलने में ही हंसी का पात्र बन जाएगा। सो इस तरीके से इट हैज़ बीन नाउ रीनेम्ड एज यूनिट। सो व्हाट इज़ द रेट? तो रेट दिया गया है 3 रुपीज़ पर किलोवाट आवर। तो जो गांव वाले हैं उनको बहुत चीपर मिलती है, और जो सिटी वाले हैं उनको, उनका भी रेट अलग है, उनको सब्सिडी पे मिलती है। सो इसलिए टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? रेट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। रेट कितना है? ₹3 पर किलोवाट आवर, पर किलोवाट आवर। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड कितनी है? 96 किलोवाट आवर। तो पर किलोवाट आवर से किलोवाट आवर कट गया, और आंसर कितना आ गया? दैट इज 288 रुपीज़ आ गया। सो दिस इज, नाउ वी विल सी इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये किया था, लेकिन इसे हमें दूसरी तरीके से करना चाहिए था। इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसको हमें किलोवाट आवर में निकालना चाहिए था। सो द इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर। तो करंट कितनी दी है? 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन। वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट। एंड डिटरमाइन द पावर ऑफ मोटर। और टाइम कितना दिया है? 2 आवर। तो आपसे कहा जा रहा है पावर भी निकालो और एनर्जी कंज्यूम्ड भी निकालो। तो पावर का क्या फार्मूला होता है यश? बोलो यश। सर पावर का फॉर्मूला है सर। हाँ, प्र, प्र, मैं बताऊं? प्रांजल बोलो, प्रांजल। सर वी आई, हाँ, इक्वल टू वी आई। वी आई होता है ना। तो वी 220, और आई कितना है? 5। तो बोलो कितनी पावर हो गई? 1100 वाट। 1100 वाट को अब किलोवाट में बदलो। अच्छा, एक 1 किलोवाट आवर, वन, 1.1 ओके, या इधर देखो, एक हम यूनिट फैक्टर मेथड बता रहे हैं। दिस इज कॉल्ड यूनिट फैक्टर मेथड। मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया किसी में भी, उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। और 1 की जगह क्या लिख दिया? ऊपर 1 किलोवाट और नीचे 1000 वाट, दोनों कट के 1 ही आ जाएंगे। लेकिन ऐसा करने से वाट और वाट कट गया। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ लिखी जाती जो सेम हो, लेकिन इसको काटना है तो वाट नीचे लिखो और किलोवाट ऊपर लिखो। तो अब क्या हुआ बताइए? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और आ गया 1.1 किलोवाट आवर, किलोवाट आ गया। पावर आपको पता चल गई 1.1 किलोवाट। अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम का क्या फार्मूला है प्रांजल? सर पावर इनटू टाइम। ठीक है, इट इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पावर तो मुझे मिल गई 1.1 किलोवाट, सर टाइम। और टाइम कितना दिया है? सर
तो टाइम को लिखिए 2 आवर, तो ये कितना हो जाएगा 2.2 सर 2.2 किलोवाट आवर, तो ये एनर्जी हो गई। नाउ वी कम टू सेकेंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइजेस पे आ जाइए। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन ए सर्किट? इसमें से कौन सा फार्मूला इलेक्ट्रिक पावर का नहीं है? तो अब किस बुक है तो आप बता दो जिसके पास बुक है। एक IR², यानी बी गलत है। IR² इज ये है द ऑप्शन, तो मतलब जो भी है करेक्ट ऑप्शन। आपको हर एक में लिखना है कि इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बाकी ऊपर लिखा है कि कौन सा नहीं है, तो इट इज़ करेक्ट ऑप्शन। अब आइए थर्ड पर। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वाट, 220 वोल्ट एंड 100 वाट। तो हमको दिया गया है V 220 वोल्ट, और बताओ पावर इसकी कितनी दी गई है 100 वाट। कह रहा है कि मैं अगर इसका वोल्टेज गिरा दूं, मेरे घर का वोल्टेज गिर जाए, मेरे घर का वोल्टेज 110 वोल्ट हो जाए, आधा हो जाए, पता चला शहर में बिजली चली गई और घर घर का वोल्टेज ही कम हो गया, तो नई पावर क्या होगी? P डैश क्या होगी? P का क्या फार्मूला होता है? दैट इज इक्वल्स टू, I से नहीं मतलब है, क्योंकि हमें हाँ ऐसी चीज लेनी पड़ेगी दूसरी जो बदले ना। I लोगे तो I के बारे में हमें मालूम नहीं है कि वो कम होगा कि ज़्यादा, वोल्टेज से वो भी बदल जाएगा, उसके बारे में हमें मालूम नहीं है। तो P इज इक्वल्स टू V²/R। तो P डैश इज इक्वल्स टू बताओ V²/R। R तो नहीं बदलता ना, ठीक। अच्छा, तो ये मुझे बताइए कि P/P डैश क्या होगा? V²/R अपॉन V डैश²/R। बोलो ये बात समझ में आई? दिस बाई दिस इज दिस बाई दिस, यानी फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से मैंने डिवाइड कर दिया, तो लेफ्ट में लेफ्ट से डिवीजन और राइट में राइट से। बोलो समझ में आ गई बात? ओके, तो जैसे हमारे पास P इज इक्वल टू V²/R है, और इधर P डैश की वैल्यू ये दी गई है। नाउ अब जरा देखिए कि फिर हम इसमें इस तरीके से कर सकते हैं, ये हटा दो अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो फिर हम दूसरा मेथड अपना सकते हैं। ये मुझे बताओ कि यहाँ पर R क्या हुआ बताइए? क्या V²/P हुआ? इधर R क्या हुआ? बोलो बात सही है? ये अच्छा, R तो नहीं बदला। इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग, आर दे इक्वल टू वन अनदर? भाई सृजन की जो हाइट है वो यश के बराबर है और प्रांजल की भी यश के बराबर है, तो क्या सृजन और प्रांजल की हाइट सेम हुई? तो जब दो चीजें एक सेम चीज के इक्वल हैं तो क्या हुए? आपस में इक्वल हुए? बोलो अब समझ में आ गई बात? अच्छा, P डैश, तो अब ये हमने लिख दिया क्योंकि दोनों को कंपेयर किया तो ये इक्वल हो गया। V कितना है बताइए? 220 है कि नहीं? और पावर कितनी थी पहले केस में? 100। नए केस में कितना है V? और नई केस की पावर। यहां तक समझ में आया? अच्छा, अब जरा देखो कि 2 इसको पलट दो, तो 100 अपॉन 220 का स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू P डैश अपॉन 100 का स्क्वायर, यानी 110 का स्क्वायर। अब देखिए हमें तो P डैश चाहिए ना, तो इसको उधर ले जाओ ऊपर, तो 100 इंटू 110 का स्क्वायर अपॉन 220 का स्क्वायर, उधर P डैश बचा। इज इट क्लियर?
अच्छा 110 में से इसे काटोगे 2 बचेगा, इसमें से इसे काटो तो 2 बचेगा, 2 और 2 क्या हो जाता है 4, 4 से 100 काटोगे तो क्या बचेगा? हाँ ये सही है। तो बताओ नई पावर कितनी हो जाएगी? 25 वॉट। अच्छा अनीशा मुझे ये बताओ, जैसे आपके घर का वोल्टेज आधा हो गया तो क्या आपके घर के जो अप्लायंस हैं उनकी पावर भी आधी हो जाएगी? नो सर। नहीं अनीशा को बताने दो, नो सर। रुक जाइए, अनीशा को बताने दो। अगर आपके घर का वोल्टेज आधा हो गया तो क्या आपके घर की पावर भी हाफ हो जाएगी कि बढ़ जाएगी? बोलो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी? बोलो सही बता रही हो। सो इट इज़ 1/4 क्योंकि 25 हो गई और पहले कितनी थी 100 और अभी कितनी हो गई 25। तो वोल्टेज के आधा होने से पावर में देखो कितना असर पड़ा, वो 1/4 हो गई है। अच्छा जवाब दिया, इंटेलिजेंट जवाब है ये। अब देखो तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी 25 वॉट। ओके नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 2 कंडक्टिंग वायर्स हैं और सबकी सेम लेंथ है, तो अगर सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ के और इक्वल डायमीटर के, पहले उन्हें सीरीज में कनेक्ट किया तो आर आर हैं उनको सीरीज में कनेक्ट कर लिया और सेपरेटली सर्किट वही था, वोल्टेज वही है, वोल्टेज नहीं बदला है, और उन्हीं दोनों वायर्स को हमने फिर पैरेलल में कनेक्ट किया। अच्छा अभी भी वोल्टेज, ये सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हमने नहीं बदला, सेल वही है, दोनों ही आर आर रेजिस्टेंस के हैं। तो सीजन मुझे ये बता दो कि किस में ज़्यादा हीट जनरेट होगी, सीरीज वाले में कि पैरेलल वाले में? सर उसमें सर जो सीरीज वाले हैं उसमें ज़्यादा हीट जनरेट होगी। सीरीज वाले में ज़्यादा हीट जनरेट होगी। अनीशा आप बताओ किस में ज़्यादा हीट जनरेट होगी, कितनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी? अच्छा कोई बात नहीं, हाँ अब सही बता दिया आपने, तो बिल्कुल बढ़िया काम किया है। ओके तो लेट अस सी, तो आर एस कितना है बताइए? आर प्लस आर दैट इज 2R, यानी ये इसमें रेजिस्टेंस हो गया। और आर पी कितना हुआ? सो दिस इज आर, या 1/R, 1/R को सीधा 2/R लिखो तो कितना हो जाएगा? हाँ तो इट इज 2/R, तो आर पी इट इज इक्वल टू R/2, आधा रेजिस्टेंस हो गया। अच्छा पहले वाले केस में जो हीट जनरेटेड हम दोनों को इक्वल समय तक चलाते हैं, तो ये सीरीज वाला है। अच्छा सीरीज वाले में भी हम फार्मूला वोल्टेज वाला लगाएंगे और रेजिस्टेंस वाला, करंट को इन्वॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि करंट का हमें पता ही नहीं है इसमें, हमको तो वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो हम क्यों करंट को लगाएं? तो इसमें यस मुझे ऐसा कोई फार्मूला बता सकते हो जूल हीटिंग लॉ का या हीट का जिसमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस आता हो? ठीक है तो एस है तो एस वाला लगा दिया और इंटू टी। अच्छा पैरेलल वाले केस में भी बताओ कौन सा लगा दें? एच पी, तब हीट जनरेट कितनी होगी? V² बाई आर पी इंटू टी। बोलो बात सही है? यस सर। अच्छा अब V²T क्या हो गया? क्या एच एस और आर एस हुआ? और यहाँ देखो V²T क्या हुआ? जैसा प्रवीण ने कहा कि इस तरीके से करो, इस तरीके से मुझे समझ में आ जाएगा, तो मैंने वही किया कि एक तरफ इक्वल इक्वल चीज़ रखी, डिवाइड वाला चक्कर ही छोड़ दिया। अब तो समझ में आया कि दो चीज़ें अगर सेम चीज़ के इक्वल हों तो वो आपस में इक्वल होंगी कि नहीं, क्योंकि ना V बदल रहा है ना T,
आपने तो उसी सोर्स पर लगाया है और उतनी ही देर के लिए चलाया है। बोलो बदलेगा कुछ? राइट साइड बदल रही कि सेम है? सेम है सर। अच्छा, तो फिर क्या मैं इन दोनों को कंपेयर करने पर, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, HSRS को HPRP लिख सकता हूँ क्या? यस सर। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा गया है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हीट जनरेटेड का रेशो निकालो, तो HS को ऊपर लिखना और HP को नीचे, जैसे वो बोल रहा है वैसे ही लिखो, सीरीज ऊपर पैरेलल नीचे। तो यहाँ क्या हो जाएगा प्रवीण, राइट में बताओ क्या लिख दें? सर आर आर एच एस। हाँ हाँ, HS अपॉन HP तो लिख ही दिया, राइट में बता दो क्या लिख दें? राइट में एच एस। चलो कोई बात नहीं, आयुष आप बता दो। आर एस अपॉन आर। इतना भी चलेगा। हिमांशु आप बता दो। बोलो राइट में क्या लिखूं? RS अपॉन RP चल जाएगा। अमित आप बताइए। अब ठीक है, क्योंकि हमें अगर अलजेब्रा नहीं आएगी तो हम एक कदम भी नहीं चल पाएंगे और गलत करेंगे, ना साइंस में चल सकते हो ना फिजिक्स में। तो 6th की अलजेब्रा हमें आनी चाहिए। तो अब आप ये चीज़ नीचे ले गए और वहाँ की वो चीज़ नीचे ले गए, तो ऐसे ही करना। HS तो यही था, हमने HP नीचे लिया, लेकिन यहाँ की चीज़ नीचे लेने में डर रहे हैं, सोच रहे हैं ऊपर ही ले लो कहीं बुरा ना मान जाए, तो लोग RS को ऊपर ले रहे हैं। इसको नीचे लेने में नहीं बुरा माना इसमें अलजेब्रा एक है। तो इस तरीके से RP कितना है बताइए? क्या वो R/2 है और RS 2R है क्या? तो ऊपर की चीज़ सरक जाती है और नीचे की चीज़ तो खैर पलटेगी नहीं, वहाँ तो सीधा 2R ही है। तो R और R कट गया तो कितना आ गया? सो हीट जनरेटेड, जैसा कि अनीशा ने बताया कि पैरेलल में 4 गुनी होगी। हमारे घर में सब अप्लायंस पूरी रोशनी से जलते हैं, अगर इसको लगा दो ना फ्रिज को, आयरन को, तो सब झालर की जगह टिमटिमाएंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये बात सीजन ने शुरू में बता दी थी कि अगर किसी ने, वायरिंग वाले ने इसको सीरीज में लगा दिया, सब झालर की तरह टिमटिमाएगा, ओवन भी और आपके घर का सब कुछ भी नहीं ठीक से जलेगा। तो इसलिए it is always we get the full efficiency of all electric appliances when it is connected in parallel, because they get the full voltage and there is no distribution of voltage takes place. That is obvious from this. And which one option is correct? तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? C is correct option. अब जरा देखो now देयर इज 12th क्वेश्चन। तो 12th क्वेश्चन पर आइए। 12th क्वेश्चन को 1 मिनट पढ़ो, 1 मिनट आ रहा हूँ। उसमें किसी और का बीच में ब्लर हो रहा है क्या? नहीं, बीच बीच में हो रहा है। एयरपोर्ट का वाईफाई इतना ही काम करता है। पीछे वाईफाई से क्या होता है? ट्वेल्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अभी तो स्क्रीन का कोई प्रॉब्लम नहीं आया ना इस वाले फ़ोन से? चलो इसी से ही लगाएंगे अब। तो several electric bulbs designed to be used on a 220 volt supply line and rated 10 watt। बहुत सारे वोल्टेज हैं, बहुत सारे बल्ब हैं और उन्हें पैरेलल में लगा दिया। अगली लाइन में लिखा है कि उनको पैरेलल में लगाया गया। पता नहीं कितने सारे हैं, ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन ऐसे लगाए गए।
दे आर ऑल कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा, सभी की पावर कितनी है? 5 एम्पियर। नहीं, एम्पियर में तो पावर नहीं हो सकती है, और कुछ बताओ। 10 वॉट। हाँ 10 वॉट। ठीक है, 10 वॉट है सबकी पावर, और सबको मैंने पैरेलल में लगा दिया। जैसे हमारे घर की वायरिंग होती है, सब पैरेलल में होते हैं, और सभी पर सप्लाई लाइन का ही वोल्टेज लगेगा। तो सब पर कितना वोल्टेज है? 220 वोल्ट। अच्छा, लेट देयर आर n बल्ब्स, तो लेट देयर आर n बल्ब्स, n बल्ब्स है, ठीक है। और अगर सभी में वाटेज सेम है तो सब में क्या पावर सेम होगी? ये सब में वाटेज सेम है तो क्या सब में करंट सेम होगी? भाई सब में एक जैसी करंट फ्लो करेगी। तो अब हम ये देखेंगे कि इन इंडिविजुअल बल्ब, हर एक बल्ब में पावर का फार्मूला लगाओ कि फॉर एनी बल्ब पावर क्या होता है? V इंटू आई। पावर कितनी दी है? 10 वॉट। V कितना दिया है? सर 220। तो I कितनी आ जाएगी? I की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? 1/22 एम्पियर आ जाएगी। तो अब अगर एक में इतनी करंट है, एक में I करंट है, दूसरे में भी I, बोलो सब में सेम करंट होगी अगर सेम वोल्टेज का बल्ब लगाएंगे, ड्यू टू सिमेट्री। भाई एक ही जैसा बल्ब लगाओगे, सब में एक ही जैसी तो करंट फ्लो करेगी। अच्छा, सो द टोटल करंट विल बी, इट इज I प्लस आई, वो करंट वाला लॉ लगाया है, लॉ ऑफ करंट, n टाइम्स टोटल करंट कितनी दी है बोलो, उसे कितनी चाहिए? कह रहा है 5 एम्पियर से ज़्यादा लगाओगे तो फ्यूज़ उड़ जाएगा। कह रहा है इससे 5 एम्पियर जानी चाहिए बस। तो टोटल करंट कितनी दे रहा है बताइए? 5 एम्पियर दे रहा है, तो मैं उसे टोटल करंट की जगह रख दूंगा 5 एम्पियर। सो टोटल करंट विल बी 5 एम्पियर। नाउ तो 5 किसके इक्वल हो जाएगा? I प्लस आई जोड़ते चले जाओ तो क्या हो जाएगा बताइए? क्या NI हो जाएगा? अच्छा, अब I की वैल्यू कितनी आई आपकी? तो 5 इज इक्वल टू n इंटू 1/22। अब 22 को वहां ले जाओ दूसरी तरफ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दैट इज 5 इज इक्वल टू n इंटू 1/22। तो n इज इक्वल टू 5 इंटू 22, तो कितना हो जाएगा? 110। सो दैट इज इक्वल्स टू, सो नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हो जाएंगे? इट इज इक्वल्स टू 110। बोलो बात समझ में आ गई? अच्छा, इसी सवाल को अब सृजन करेंगे तो किस मेथड से करेंगे कि अगर आपके यहाँ 10 बल्ब जल रहे हैं तो टोटल पावर सबका जुड़ के आएगा ना, कमरे में पावर बढ़ नहीं जाएगी। पावर का मतलब जूल पर सेकंड होता है। एक बल्ब 10 वाट का 10 जूल पर सेकंड दे रहा है, दूसरा भी 10 जूल पर सेकंड दे रहा है, और 10 बल्ब जला दिए तो क्या 100 जूल पर सेकंड एनर्जी फेंकेंगे कि नहीं? तो इसलिए अगर आप घर पे 10 बल्ब जलाओगे तो 10 गुना उजाला हो जाएगा। ये क्वेश्चन में ये भी लिखा है हाउ मेनी लैंप्स आर कनेक्टेड सर। तो आ गया नंबर ऑफ बल्ब 110। लैंप लैंप क्यों लिखा है? लैंप कर देते हैं बल्ब की जगह, जैसा आप कहें। बल्ब भी लिखा है और लैंप भी लिखा एक ही बात है, जो कह देगा वही लिख दो, ठीक है तो वही चीज। अब देखो, इसका 10 वॉट है, दूसरे का 10 वॉट है, और सबका 10 वॉट है। लेट देयर आर n बल्ब्स या n लैंप्स है,
तो पावर कितनी हो जाएगी, ईच ऑफ पावर इज इक्वल टू 10 वॉट। तो टोटल पावर कितनी हो जाती है, P1 प्लस P2 प्लस P3 ऐसे होती है। तो सबकी 10 है। आपको अपने घर में जितनी अप्लायंस चल रहे हैं, कोई 100 वाट का, कोई 50 वाट का रेफ्रिजरेटर, 250 वाट का, 1000 वाट का इलेक्ट्रिक आयरन, 500 वाट का ओवन, 500 वाट का कूलर, 150 वाट का फैन, सबको जोड़ दो जो जो एक साथ चल रहे हैं, उतनी पावर खर्च हो रही है। अगर वो 1 किलो वाट है जितना आपके घर में सामान जल रहा है, तो 1 घंटे का 9.5 रुपये लग जाएगा आपका। आजकल टीवी कम वाटेज के आने लगे, 30 वाट के टीवी में इतनी पावर नहीं लगती है। तो इतने में n टर्म्स हुई, n टर्म्स हो गई। तो बताओ टोटल पावर कितनी हो गई, क्या टोटल पावर n इंटू 10 हो गई क्या, बोलो। 10 प्लस 10 प्लस 10 n टाइम्स हुआ तो कितना हुआ, 10n नहीं हो गई क्या। और अब सारी पावर हो गई, और इसी सब को आपने किससे कनेक्ट कर दिया है बताइए, इट इज कनेक्टेड टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये देखो, इसको किससे जोड़ दिया, एक सेल से। तो और इसकी करंट कितनी है बताओ, I, और यहाँ पर वोल्टेज कितना है। तो P की जगह में क्या लिख दूं, क्या VI लिख दूं, बताइए। V की जगह भाई P इज इक्वल टू VI होता ही है। टोटल वोल्टेज इंटू टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल पावर। P क्या है, VI। टोटल वोल्टेज इंटू टोटल करंट, तब टोटल पावर होगी। बोलो बात सही है, टोटल पावर लिखी ना, तो टोटल करंट भी लिखो। इज इट ओके। तो बताओ n क्या हुआ, 220 इंटू 5/10। समझ में आ गई बात। तो ये 0 0 कट गया, बताओ कितना आया। सो टोटल नंबर ऑफ लैंप्स क्या हुआ, इज इक्वल्स टू 110। ये जो मेथड है ये अनीसा को पसंद नहीं आया। वो कहती नहीं, दिस मेथड इज नॉट करेक्ट एंड आई वांट सम बेटर मेथड फॉर सॉल्विंग सच प्रॉब्लम्स। तो उन्होंने इसको इस मेथड से किया। वो कहती हैं कि जब चीज़ें लगी हैं और हमारे पास रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का मेथड है, तो मैं उसका यूज़ क्यों ना करूं। तो इसमें है 10 वॉट, और इसका बताओ V क्या है, क्या 220 वोल्ट है, और देयर आर n लैम्प्स। लेट देयर आर n लैम्प्स, और ये 5 एम्पियर है। इन्होंने कहा मैं ऐसा करती हूँ कि सबका रेजिस्टेंस निकाल के उनका पैरेलल में क्यों ना आरपी निकाल लूँ। तो उन्होंने इन ईच लाइन या इन ईच बल्ब जो पावर होगा, वो उन्होंने कहा कि हम तो V²/R से करेंगे, मैं तो रेजिस्टेंस निकालूंगी इसका। उन्होंने रेजिस्टेंस निकालना ठीक समझा। तो 10 इज 220 का स्क्वायर और बाई R। तो R क्या हो गया बताइए, 48400/10। 220 का उन्होंने स्क्वायर कर लिया, और उसके बाद 0 से 0 काट दिया, तो रेजिस्टेंस उनका कितना आ गया, 4840 ओम आ गया। जब एक का रेजिस्टेंस इतना है, तो n रजिस्टर्स का टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ। सो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ n रजिस्टर्स, so that is 1/RP is 1/R plus 1/R और प्लस 1/R, और कितनी टर्म्स हैं, जबकि हर एक का रजिस्टर कितना है रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल्स टू 4840। तो दूसरे का कितना है और तीसरे का कितना है, ऐसे n टर्म्स हुई। अच्छा,
तो ये कितना हो गया, क्या n/4840 हुआ? तो आरपी कितना हो गया, n/4840 का उल्टा करो तो बताओ क्या आएगा। सर हाँ बोलो। सर वो स्क्रीन सर V/I इक्वल टू R से सर वो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। लो इन्होंने सही बात बता दी, बोले यही R तो V/I है। भाई ये किसने बता दिया, बोले R ही जब टोटल रेजिस्टेंस है तो दैट इज V इज इक्वल्स टू IRP। तो V कितना है बताइए, 220। और अब ये सारे रेजिस्टेंस मिलके एक रेजिस्टेंस मान लिए जाएं, ये जितने भी हैं, क्योंकि इनका हमने इफेक्टिव निकाल लिया है और इसकी यही वैल्यू है। कितनी वैल्यू है, आप देखिए यही है 4840/n, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस है इतने ओम। तो इन्होंने कहा बस अब यही इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, ये 5 है, ये 220 वोल्ट है। तो रास्ता आगे का इन्होंने दिखा दिया है, अब मैं उसी पे चल रहा हूँ। 4840/n रख दिया हमने, जो हमारा रेजिस्टेंस आया था सारे रेजिस्टेंस का वो रख दिया, ओम्स लॉ लगा दिया। अच्छा n क्या हो जाएगा, क्या 5 × 4840/220 हो जाएगा। ये चीज उधर और वो चीज इधर, बोलो बात सही है। तो 0 से 0 कटा और 22 से इसे काटो, तो 22 2 जा 44 और फिर 44 आया तो 22, तो क्या 110 ओम आ गया। समझ, 110 बल्ब आ गए, बोलो। तो आपको एक हमने सृजन का मेथड बता दिया, एक अनीशा का बता दिया और एक अपना भी बता दिया। तो आपको जो मेथड पसंद आए एक मेथड से आप कर लेना, सवाल ठीक हो जाएगा। अब देखो नाउ बात कही जा रही है, 13 तो हो ही गया है, 14th में पावर है। 14th क्वेश्चन देखो, 14th क्वेश्चन सेज, इसमें क्या चीज आई है 14th क्वेश्चन में, कंपेयर द पावर, 2 ओम का रजिस्टर है, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ है, विद 1 और 2 ओम रजिस्टर। देख लो इस क्वेश्चन में सबके में अलग अलग है, अगर किसी का अलग हो तो बता देना, तो फिर मैं उसे दूसरे तरीके से वो भी हम करवा देंगे। 2 बुक में अलग अलग है, एक 1 ओम है और ये 2 ओम है, और बैटरी है 6 वोल्ट की। कह रहे हैं इस पर पावर बताओ, इसकी कितनी पावर है। और फिर कहा गया है कि 4 वोल्ट की बैटरी है और हमने इसमें एक 12 ओम का रजिस्टर लगाया और 2 ओम का, लेकिन मेरे पास बैटरी कमज़ोर थी, वीकर बैटरी थी, 4 वोल्ट की थी, तो मैंने वही लगा दी, ज़्यादा मैं पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दे पाया। तो ये पूछा जा रहा है, एक मैंने 6 वोल्ट पे लगाया, एक 4 वोल्ट पे, और इस 2 ओम में, और यहाँ भी 2 ओम है और यहाँ भी 2 ओम है, कह रहा है मुझे 2 ही ओम पर पावर बता दो। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये 2 ओम का बल्ब ज़्यादा तेज ब्रिलियंसी देगा या ये वाले 2 ओम का बल्ब देगा ज़्यादा, या दोनों इक्वल ही देंगे। बोलो, फर्स्ट वाला दे सकता है। ये किसका आंसर है, प्रवीण का आंसर करेक्ट है। प्रवीण का कहना भी ठीक है कि भाई जब ज़्यादा वोल्टेज लगाओगे तो ज़्यादा देगा। सृजन आपकी भी इसमें कोई राय है। अच्छा इक्वल होगा, इन्होंने इक्वल कह दिया। और ईशान, ईशान पता नहीं, ठीक है। अनीशा आप भी बताएंगे कुछ। सेकंड, हाँ अनीशा क्या बोला, चलो अनीशा ने भी सेकंड बोला है। सो लेट अस सी, क्योंकि मुझे इसमें कुछ खास पता नहीं है। तो ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या है फर्स्ट केस में,
1 + 2 तो इट इज़ 3 ओम। तो हम इसमें करंट निकाल लेते हैं। करंट कैसे निकालें? तो 6 वोल्ट है तो V = IRS लगा दो तो सर्किट करंट निकल आएगी। ये ओम्स लॉ है। V है 6 का, I का पता नहीं, ये 3 है, तो करंट कितनी हो गई? सर 2 अच्छा, 2 एम्पियर क्या दोनों में ही इक्वल फ्लो करेगी कि किसी में ज़्यादा और किसी में कम? बताइए भाई। अब एक सीरीज में तो एक ही करंट फ्लो करेगी, अलग अलग तो नहीं कर सकती हैं। तो 2 ओके 2 एम्पियर यहाँ दिया है इसकी करंट और 2 ओम दिया है इसका रेजिस्टेंस। तो अब इस वाले की पावर निकालने के लिए रेजिस्टेंस और करंट R और I के टर्म्स में क्या कोई आपके पास फार्मूला है? सर I²R। चलो अच्छी बात आपने बता दी। आपने कहा I²R लगा दो तो ये जो सीरीज वाला है इसके मामले में 2 एम्पियर वाले केस में पता चल जाएगा। तो पावर हमने 2 ये लिखी। यहाँ लिखो पावर ऑफ 2 ओम बल्ब। तो इस तरीके से हम अब सिर्फ एक बल्ब के बारे में बात करें तो उसी की बात करें। तो पावर हमें निकालनी है। करंट तो 2 थी, ये देखो 2 एम्पियर है, वही रख दिया है। और बल्ब 2 ओम का है तो इट इज़ 4 × 2 8 वाट पावर आई। अब हमें देखना पड़ेगा कि किसने किसने सही कहा है। प्रवीण ने तो कहा था कि पहले वाला ठीक होगा। सेकंड देखो, इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है। ये 4 वोल्ट है तो बताओ इस पे वोल्टेज कितना होगा और इस पे वोल्टेज कितना होगा? ऊपर वाले में कि कितना कितना हो जाएगा? तो ऊपर वाले में जाएगा ही नहीं। ऊपर वाले में जाएगा ही नहीं, ये भी बात सही है। तो सीजन बताइए वोल्टेज किस में ज़्यादा होगा किस में कम, या कितना कितना होगा, या 2 ओम वाले में कितना होगा? दोनों में सेम होगा सर, दोनों में सेम होगा भाई ये तो शुरू से ही हम लोगों ने देख लिया था कि पैरेलल में, और इसके लिए डिफरेंसेस लिख लिए, मेरिट लिख ली, सब कुछ लिख लिया कि वोल्टेज सेम रहता है। इसमें करंट सेम रहती है, इसमें वोल्टेज, दोनों इतनी चीज़ इस चैप्टर में याद रखनी है। अच्छा, ये हो गया वोल्टेज और ये हो गया रेजिस्टेंस। क्या वोल्टेज और रेजिस्टेंस के दम पर पावर निकाली जा सकती है? यस सर, V²/R। बहुत अच्छा बेटा, यश। तो V²/R, तो V कितना है? 4 का स्क्वायर, और R क्या है? 2, तो 16/2 कितना हो गया? 8 वाट। तो द गेस ऑफ सीजन वाज वेरी करेक्ट। और भी कई लोगों ने बताया, कुणाल ने भी बताया कि इट वाज इक्वल। सो पावर इन बोथ द केस, दो द बैटरी वाज फीबल, यहाँ कमज़ोर बैटरी लगाई गई थी, लेकिन फिर भी देखा गया कि उसने तेज रोशनी, इक्वल रोशनी थी। इसका मतलब है पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इफेक्टिव। 6 का लगाते तो और ही ज़्यादा दे देता। तो इस तरीके से इन बोथ केस द पावर इज इक्वल एंड दैट इज इक्वल्स टू 8 वाट। इन बोथ केसेस पावर ऑफ 2 ohm bulb is equal and it is 8 watt। अच्छा प्रवीण, ये बताओ अगर हम वोल्टेज कम कर दें या ज़्यादा कर दें तो किसी अप्लायंस की पावर में कुछ फ़र्क आता है कि पावर नहीं बदलती है? कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ, कोई फ़र्क नहीं आता, बात सही है। हिमांशु, आप बता सकते हैं कि क्या पावर चेंज होती है अगर हम वोल्टेज चेंज कर दें तो? सर वोल्टेज चेंज करेंगे तो सर होगा सर। वोल्टेज चेंज करने पर, वोल्टेज बढ़ाने पर पावर क्या होती होगी? तो इंक्रीज। हाँ सही है। अब देखो नेक्स्ट इज 15th क्वेश्चन। तो 15th क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है कि 2 लैंप्स, वन रेटेड 100 वाट एट 220 वोल्ट और दूसरा है दैट इज फर्स्ट लैंप, एंड दूसरा है सेकंड लैंप। तो पहले लैंप में 100 वाट है पावर और वोल्टेज कितना दिया है? 220 वोल्ट। और दूसरे में
पावर इज 60 वाट और वोल्टेज है 220 वोल्ट, तो हम ये वी डैश और पी डैश लिख लें, दो डिफरेंट केसेस हैं। सो टू लैम्प आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये अलग अलग लैंप हैं लेकिन ये पैरेलल में, अलग अलग केस नहीं है, ये एक ही साथ इनको कनेक्ट कर दिया गया। तो अब इनको पैरेलल में कनेक्ट करो, और 220 वोल्ट सप्लाई लाइन के साथ करो। वैसे जो 220 वोल्ट सप्लाई लाइन है उसमें बैटरी ना दिखा के ऐसे दिखाई जाती, क्योंकि वो एसी करंट है, तो कहीं अगर ऐसा बना हो तो आपका ये सही मान लेना। तो ये 220 वोल्ट है, क्योंकि उसमें प्लस माइनस 1 सेकंड में 50 बार बदलता है, तो सप्लाई लाइन के केस में तो ऐसा ही होता है। कहीं अगर ऐसा दिखाया हो ये, तो ये ज़्यादा करेक्ट है, ठीक है। वो बैटरी नहीं है, जो हमारे घर की सप्लाई है वो बदलती है तो एस की तरह दिखाते हैं, इसका मतलब है बदलने वाली वोल्टेज। 50 बार एक टर्मिनल प्लस होगा, 50 बार माइनस होगा, इसलिए बिजली के तार में अगर हाथ लग जाए तो झटका लगता है, आप फट जाते हो, और वही 220 वोल्ट डीसी पे हो तो चिपक जाओगे जब तक कि मर ना जाओ। समझ में आई बात? क्योंकि उसमें चेंज नहीं होता है, प्लस माइनस नहीं होता है, तो डीसी ज़्यादा खतरनाक है। 100 वोल्ट की डीसी ज़्यादा खतरनाक है 1000 वोल्ट के एसी से। अब देखो सर घर पे हमारे कौन सा होता है, एसी डीसी? एसी, अब देखिए ये 100 वाट का है और ये है 60 वाट, ये दोनों चीज़ें हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट करंट इज ड्रॉन, तो क्या दोनों में ये 100 वाट है 60 वाट है, हिमांशु किस में ज़्यादा वोल्टेज जाएगा, 100 वाट वाले में कि 60 वाट वाले में? सर क्या? दोनों में से किस में ज़्यादा वोल्टेज जाएगा, 100 में कि 60 में? ओके, सो इसमें भी 220 वोल्ट और इसमें भी 220 वोल्ट। क्या आप पावर और वोल्टेज से करंट पता लगा सकते हो कि I1 और I2 कितना हुआ? ठीक है, तो इस तरीके से P1 इज इक्वल्स टू I1V और P2 इज इक्वल्स टू I2V। तो I1 क्या हो जाएगा, P1 बाई V, सो इट इज़ 100 बाई 220, ये I1 हो गया। और यहाँ से I2 क्या हो जाएगा, P2 बाई V, सो इट इज़ 60 बाई 220, ये हो गया I2। अच्छा, अब इसमें जो टोटल करंट आई जा रही है, क्या वो I1 प्लस I2 होगी? दो अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो गई करंट, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 बाई 220 और प्लस 60 बाई, तो क्या ये 160 बाई 220 हो गई? तो 0 से 0 कट गया और 8 बाई 11, अब 11 से 8 में डिवाइड करो, 11 7 जा 77 और 3 बचा, तो 11 2 जा 22, फिर 8 बच गया, तो 11 7 जा 77, तो इट इज़ 0.727 एम्पियर, इतना आ गया। बोलो समझ में आ गई? हमने एक ही फार्मूला लगाया है, पावर इज इक्वल्स टू VI, तो क्योंकि VI से यहाँ की करंट निकाल ली I1 और पावर इज इक्वल्स टू VI से I2 निकाल लिया, I1 I2 को जोड़ दिया। समझ में आ गई बात? बाकी कुछ लोग, मान लो अनीशा इसे करेंगे तब ऐसे नहीं करेंगे, वो इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे दोनों का, फिर RS निकालें, फिर RP निकालेंगे, फिर RP से फिर RP और V के मदद से I निकालेंगे। बोलो समझ में आई? वो भी एक मेथड है कि नहीं? पावर दिया है, वोल्टेज दिया है, तो क्या R निकाल सकते हो, R1 P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय, और R2 भी निकाल लो और फिर RP निकाल लो। अब जब RP पता चल जाए, RP और वोल्टेज से ओम्स लॉ लगा के I निकाल लो। ओके,
लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, कहते हैं कि टोटल पावर ली जाएगी, सीजन करेंगे तो कहेंगे कि 100 वाट इसका, 60 वाट इसका, तो टोटल पावर। मैं सीजन का मेथड बता देता हूँ, ये थोड़ा सा आसान है। टोटल पावर कितनी होती है? P1 प्लस P2 इन पैरेलल में, ठीक है। किस केस में? पैरेलल में ये सुविधा है, और किसी में नहीं है। सो इट इज 100 वाट और प्लस 60 वाट। और टोटल पावर बताओ क्या होगा? टोटल वोल्टेज इनटू टोटल करंट होगी कि नहीं? तो बार बार टी लिखने की जरूरत नहीं है, बस V इंटू आई। वोल्टेज कितने का है? 220। तो करंट निकाली जा सकती है। बोलो, बात समझ में आ गई? इसको भी करोगे कोई गलत नहीं कर सकेगा, ये बिल्कुल सही है। ये तो और भी इजी है। हाँ, यही कर लो, ये सीजन का मेथड है। अब जरा देखो कि विच यूजेज मोर एनर्जी, ए 250 वाट टीवी सेट इन 1 आवर और 1200 वाट टोस्टर। इससे पता चलता है कि टोस्टर, और ये 250 वाट का टीवी आजकल आता नहीं है, आजकल 30 वाट का आता है। पहले जो पीछे बहुत बड़ा हुआ करता था, उस वाले केस में कैबिनेट में आता था, वो 250 वाट का होता था। अब देखो कि टीवी और टोस्टर, टीवी का क्या चीज़ दिया है? पावर इज इक्वल्स टू 250 वाट, और टाइम कितना दिया है? 1 आवर। टोस्टर के केस में क्या दिया है? पावर कितनी दी है? 1200 वाट, और टाइम कितना दिया है? 10 मिनट। 10 मिनट से तो नहीं चलेगा, 10 मिनट को लिखो 10 मिनट, और ऊपर 1 आवर अपॉन 60 मिनट। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दोनों एक हैं। तो 1 आवर अपॉन 60 मिनट में मिनट से मिनट कटा, तो क्या ये 1/6 आवर आ गया? बोलो। अच्छा, प्रवीण मुझे बताओ, इसकी पावर किलोवाट में बता सकते हो 250 वाट को? सर क्या सर? 250 वाट में कितने किलोवाट होते हैं? सर इसमें सर 0.25। सही बात करते हो, 0.25 किलोवाट, और टाइम भी दिया है। एक बात और बता दो तो मेरा काम बन जाए, पावर का फार्मूला बता दो। पावर नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बताइए। सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो सर P अपॉन T। फिर मुझे आयुष के पास जाना पड़ेगा। आयुष, एनर्जी का क्या? पावर का फार्मूला बताओ तो सवाल आगे बढ़ जाए मेरा। एनर्जी का बताओ। P into T। हाँ, P इंटू टी, तो 0.25 किलोवाट और इंटू 1 आवर, तो कितना हो जाएगा? किलोवाट आवर। अब दूसरे केस में एनर्जी का फार्मूला बताओ। 1200 वाट में प्रवीण कितने किलोवाट होंगे? और सर इसमें 1.25। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, थोड़ा बार्गेनिंग करो। सर आप 1.2। किलोवाट, तो दिस इज 1.2 किलोवाट, और टाइम कितना है? 10 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 1/6 आवर। 6 से इसको कट कर दिया प्रवीण, कितना आ जाएगा? 0.2। ये सही बताया, किलोवाट आवर। तो किसने ज़्यादा टाइम लिया बताओ? टीवी ने ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम की टोस्टर ने। टीवी 1 घंटा चला, टोस्टर 10 मिनट चला। सर टोस्ट। आप जैसा बताएंगे हमें वही लिखना पड़ेगा, क्यों? हाँ, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, जैसा आप लोग बोलोगे मुझे तो वो लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टीवी हैज़ कंज्यूम्ड मोर पावर, टीवी हैज़
कंज्यूम्ड मोर इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर नहीं। हाँ बोलो, हाँ बताइए, अरे छोटा सा सर, हाँ बोलो। ऐसे 0 वोट के सर वो छोटे बल्ब आते हैं ना सर, हाँ, हम्म। सर वो बिजली सर 0 वोट सर फिर वो बिजली 0 वाट का मतलब है, कहने के लिए वो 0 वाट है, अदरवाइज उनकी जो 0.0001 वाट होती है। तो अब डेसिमल में तो लोग इतना समझ नहीं सकते ना, तो इसलिए उनकी पावर इतनी होती, तो 0 वाट पूरी रात भी चलेंगे उसको, तुम पूरे 1 महीने छुट्टी चले जाओ, 1 यूनिट बिजली खर्च होगी बस, या चालू करके चले जाओ, ठीक है। अब लेकिन लोग उसे समझ नहीं सकते, इतनी कम है उसकी पावर, तो 1 जूल एनर्जी वो 8 दिन में खर्च करेंगे। अब देखिए 17th क्वेश्चन, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, रेजिस्टेंस 8 ओम दिया है और करंट कितनी दी है 15 एम्पियर फ्रॉम द मेंस, मेन से ये कितना ड्रॉ करता है, टाइम कितना है 2 आवर। तो कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड, तो हमें रेट पता करना है। रेट ऑफ हीट डेवलप्ड क्या होता है बताओ, रेट ऑफ हीट एनर्जी कोई बता सकता है? डिसिपेटेड, वो क्या होता है रेट ऑफ हीट एनर्जी का? कोई फार्मूला मुझे बता सकता है, या उसे क्या कहते हैं? पावर कहते हैं, क्योंकि रेट यानी पर सेकंड में जितनी हीट डेवलप होती है उसे पावर कहते हैं। तो पावर का क्या फार्मूला होता है बताइए? हाँ ये सही बताया निशा ने, I²R। हमें टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इट इज़ 15 का स्क्वायर इंटू 8, तो ये 225 इंटू 8 से मल्टीप्लाई करो, तो 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 और 8 2 जा 16, तो 1800 वाट, 1800 वाट या 1.8 किलो वाट, ये हो गया। तो इसका मतलब है, अब वो भी हीटर है, तो 1.8 किलोवाट का हीटर है। ये तो आप समझिए इलेक्ट्रिक आयरन से भी ज़्यादा वजनी हो गया। एक इलेक्ट्रिक आयरन 1 किलोवाट का होता है, और ये कैसा इलेक्ट्रिक हीटर है, इसमें खाना पकाया जाता है, तो हो सकता है कि ये उससे ज़्यादा ही तेज़ी होगा। तो इलेक्ट्रिक हीटर। अब देखो 18th क्वेश्चन, why is the tungsten used almost exclusively for filament of electric lamp? तो tungsten has a high melting point, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो करीब 3370 होता है। फिर भी मैं एग्जैक्टली आपको बता देता हूँ कि टंगस्टन का कितना मेल्टिंग पॉइंट होता होगा। नाउ 3380 डिग्री सेल्सियस, यही है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन, 3380 बता रहे हैं। मुझे भी यही याद आ रहा है, लेकिन ये 3 कुछ और बता रहा है, 3422 बोल रहा है, 3422 342। नया होगा। नहीं नहीं, अलग अलग है। आप बुक से देख के बता रहे हो क्या? ऐसा मैंने पढ़ा था, 3370 बताया जा रहा है, तो मैं यही बता दे रहा हूँ, बाईजूस ये बता रहा है, ठीक है। सर आपने शायद P438 लिखवाया था। अभी नेट से खोल लिया है, यही लिख लो। सो इट इज टंगस्टन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट 3370 डिग्री सेल्सियस। सो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा उस इधर उधर होने से। हाई मेल्टिंग पॉइंट, सो इट कैन, इसलिए क्या होगा, कैन विद स्टैंड हाई टेम्परेचर विदाउट मेल्टिंग, इट कैन विद स्टैंड हाई टेम्परेचर without
melting. Moreover, its resistivity is also high. इसकी resistivity भी तो ज़्यादा है. Viti is also high. So its resistance is high. बाई जूल्स हीटिंग लॉ क्या होता है? H is directly proportional to R, so it will produce more heat, hence it is used as filament of electric lamp. So it will produce more light. इतना जल जाएगा कि 2000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाएगा, और 2200 चला गया तो समझो ये बिल्कुल ग्रीन लाइट, येलो लाइट तक तो आराम से पार कर जाएगा. तो बल्ब में ये यूज किया जाता है. मोर लाइट, सो यूज्ड फॉर फिलामेंट. जो पहले बल्ब आते थे ना, वो गर्मी भी बहुत देते थे लाइट के साथ. फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प. नाउ नेक्स्ट क्या है? वाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर डिवाइस ब्रेड टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एलॉय रेदर देन ए प्योर मेटल. तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पीछे की तरह है. एलॉय की तरह क्यों यूज किया जा सकता है? सो एलॉयज ये क्या होते हैं? आर केमिकली इनर्ट. सो दे डू नॉट ऑक्सीडाइज, they do not get oxidize at, blur हो गई क्या स्क्रीन? they have high melting point and high resistivity. So alloys are used exclusively for electric toaster. इलेक्ट्रिक टोस्टर के लिए यूज किए जाते हैं. ओके. सो आज की क्लास के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे देखेंगे. ओके.